देखेंगे 1971 युद्ध को की शुरुआत। ठीक है, तो युद्ध की शुरुआत, चूंकि इस युद्ध को हम इसलिए थोड़ा से अच्छे ढंग से पढ़ेंगे अथवा विस्तार में पढ़ेंगे क्योंकि यह ऐसा युद्ध था जिसने जो है भारत पाकिस्तान दोनों के बीच में चल रही जो सैन्य प्रतिस्पर्धा, लड़ाई, तनातनी कश्मीर को लेकर, जहां पर पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था, तो ऐसी स्थिति में भारत ने इस युद्ध में पाकिस्तान की शक्ति को आधी कर दी। अर्थात जो दो भागों में बटा हुआ पाकिस्तान था, जिसको पूर्ण पाकिस्तान ही माना जाता था, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, तो पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान को इसने दो भागों में बांटकर पूर्वी पाकिस्तान को अलग बांग्लादेश के नाम से एक नए राज्य के रूप में उसको स्थापित कर दिया। ठीक है, इसलिए ये युद्ध हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए इस युद्ध को हम विस्तार में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग उस युद्ध के शुरुआत में हम लोग उसके पहले तो राजनयिक संघर्ष और जो है उत्पत्ति के कारण बांग्लादेश के हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे तुलनात्मक सैन्य शक्ति, यदि कितनी कितनी हमारी दोनों की सेना थी। देख सकते हैं अब भारत की सेना, स्थल सेना उस समय फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ के नेतृत्व में लड़ रही थी। ठीक है, कुल सैन्य शक्ति भारत की थी थल सेना 8,28,000, जिसमें 13 पैदल डिवीजन, 10 पर्वतीय डिवीजन अतः अन्य अनेक स्वतंत्र ब्रिगेड तथा 2 पैरा ब्रिगेड थे। टैंक हमारे पास मध्यम रूसी टैंक 450, T-59, T-56, 300 विजयंत टैंक, 313 फ्रांसीसी टैंक, अनेक सेंचुरियन टैंक तथा कवचित गाड़ी थी PT-76। पैदल सेना के शस्त्र थे 7.62 mm स्वचालित राइफल, 7.62 mm, अर्थात इतनी मिलीमीटर व्यास वाली, जो mm जो का मतलब होता है कि इतनी मिलीमीटर व्यास, उसका नली का व्यास। ठीक है, तो 7.62 mm LMG, 81 mm व 120 mm मोर्टार। वायुसेना एयरफील्ड मार्शल हमारे उस समय थे PC लाल। कुल वायु सैनिक हमारे 90,000 थे। 625 सामरिक विमान थे, जिसमें MiG-21, सुखोई 7, नेट, हंटर, मारुत, कैनबरा आदि प्रमुख थे। रडार व भूवायु मिसाइल भी तैनात किए हुए थे। हमारी नौसेना उस समय 1971 के युद्ध में हमारी नौसेना के जो एडमिरल थे या फिर थे। मित्रों, इसमें कुछ प्रश्न ऐसा है जो कि सामान्य अध्ययन के प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त नेट, JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के भी प्रश्नों में पूछा जा सकता है। कुल हमारे पास नौसैनिक थे लगभग 40,000, एक विमान वाहक पोत INF विक्रांत, 2 क्रूजर, 3 विध्वंसक, 5 गश्ती जलपोत, 4 रूसी पनडुब्बियां और कुछ अवतरण व कुछ सुरंगनाशक जलपोत थे। पाकिस्तान की सेना कुल कितनी थी, अब देख सकते हैं। कुल सैन्य शक्ति थी 3,92,000। इसे अनेक डिवीजनों में संगठित किया गया था। टैंक इसके पास एक कवचित डिवीजन तथा एक कवचित ब्रिगेड था, जिसमें अजय अमेरिकी पैटर्न टैंक, वही 1965 वाले टैंक भी कुछ जो बचे हुए थे, जिनको लेकर ये भाग खड़े हुए थे, वो भी इस युद्ध में प्रयोग किए गए। चीन व रूस से निर्मित T-50 तथा T-59 के साथ शर्मन टैंक भी थे। पैदल सेना के हथियार जो थे स्वचालित राइफल, LMG, मोर्टार, तोपखाना आदि। वायुसेना कुल वायु सैनिक थे पाकिस्तान के पास 15,000। NP-285 सामरिक विमान थे। 17 स्क्वाड्रनों में विभाजित था इनका ये वायुसेना। इसमें फाइबर, MiG-19 तथा मिराज वायुयान प्रमुख थे। रडार व्यवस्था भी उच्च श्रेणी की थी, क्योंकि लेटेस्ट हथियार जो प्राप्त किए थे अमेरिका जैसे राष्ट्रों से। नौसेना की कुल संख्या थी 9,500। इसमें 4 पनडुब्बियां, जिसमें ऑपरेशन गाजी अमेरिकन गाजी पनडुब्बी तथा 2 फ्रांसीसी, पनडुब्बियों में 4 पनडुब्बियां थी, जिनमें अमेरिकन एक गाजी पनडुब्बी थी और 2 फ्रांसीसी पनडुब्बियां थी। एक हल्का क्रूजर, 2 विध्वंसक, 3 असुरक्षी विध्वंसक, 2 तीव्रगामी फ्रिगेट्स, 9 पोत तथा 4 गश्ती नौकाएं थी। ये हो गई पाकिस्तान की कुल शक्ति। चलिए अब हम लोग शुरुआत करेंगे सैन्य संघर्ष घटनाक्रम। चलिए देख सकते हैं, पूर्वी कमांड और पश्चिमी कमांड 3 कमांडों में विभाजित, 4 कमांडों में विभाजित किया गया था। भारतीय थल सेना का नेतृत्व जनरल सैम मानेकशॉ, जिन्हें प्रथम फील्ड मार्शल भी कहा जाता है, प्रथम फील्ड मार्शल की उपाधि से ये विभूषित किए गए थे। उन्होंने सेना को 4 कमांडों में तैनात किया था और निम्न अधिकारियों को उसका उत्तरदायित्व सौंपा था। आप देख सकते हैं, पूर्वी कमांड का उत्तरदायित्व लेफ्टिनेंट जनरल JF अरोड़ा के नेतृत्व में था। पूर्वी कमांड का मतलब पूर्वी पाकिस्तान या आज का बांग्लादेश हम कह सकते हैं। ठीक है, पश्चिमी कमांड लेफ्टिनेंट जनरल KV कैंडेस के अधीन था। केंद्रीय कमांड लेफ्टिनेंट जनरल PF भगत
और दक्षिणी कमांड जनरल जीजी बेबूर के नेतृत्व में था। चलिए घटनाक्रम हम इस प्रकार, यानी युद्ध का प्रारंभ, युद्ध का घटनाक्रम, अर्थात युद्ध की शुरुआत इसी प्रकार हुई जब हम घटनाक्रम के बाद इसका अध्ययन हम लोग करना शुरुआत कर रहे हैं। 3 दिसंबर 1971 को शाम 5:47 पर पाकिस्तान ने श्रीनगर, पठानकोट, अवंतीपुर, उत्तरकाई, अंबाला, आगरा, जोधपुर, फरीदकोट, सिरसा आदि स्थानों पर अचानक आक्रमण कर दिया। यानी एक साथ भारत के इन क्षेत्रों में इसने आक्रमण कर दिया पाकिस्तान ने। शुरुआत कौन किया? पाकिस्तान ने। किस तारीख को? 3 दिसंबर। भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी दिल्ली के बाहर थीं। उन्होंने शीघ्रता से रात्रि में वापस आया और वापस आकर 12:20 पर आपातकालीन बैठक बुलाई। हालांकि वहां पर बैठक तो राजनीतिज्ञों की वो चल ही रही थी दिल्ली में, लेकिन इसके पहले ही जो है जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया था तो ऐसा नहीं है कि हमारी सेना वहां चुपचाप बैठी हुई थी। उसने भी मुकाबले को संभाल लिया था और अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। तो उधर वायुसेना ने भी तुरंत जो है पाकिस्तान के आक्रमण का जवाब इस प्रकार दिया, तुरंत ही इस आक्रमण का जवाब दिया और पाकिस्तान के शेरकोट, सरगोधा, मियांवाली, कराची, चंदेरी, रावलपिंडी तथा लाहौर आदि हवाई अड्डों को ध्वस्त कर दिया। कहने का मतलब पहले ही आक्रमण में हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के इन स्थानों को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही भारतीय नौसेना के राजपूत विध्वंसक ने पाक सेना का गौरव कही जाने वाली गाजी पनडुब्बी को नष्ट कर दिया। यानी पहले ही दिन इतनी सारी घटनाएं हो गई। इसमें 2 पाकिस्तानी नौसैनिक भी मारे गए। कहने का मतलब गाजी पनडुब्बी में जो 200 नौसैनिक बैठे हुए थे वे सब गाजी पनडुब्बी के नष्ट होते ही नष्ट हो गए। तो गाजी पनडुब्बी को नष्ट किसने किया था? राजपूत नामक भारतीय विध्वंसक ने। ठीक, चलिए 4 दिसंबर को भारतीय वायुसेना ने कराची में पाक तेल भंडारों को नष्ट किया तथा पाक वायुसेना की कमर तोड़ते हुए नभ प्रभुत्व प्राप्त कर लिया। मित्रों, नभ प्रभुत्व के बारे में आपको हम बता चुके हैं, एक बार फिर से अभी बता रहे हैं कि नभ प्रभुत्व का मतलब ही होता है अपनी उड़ान को जारी रखना और शत्रु की उड़ान को रोक देना। ठीक, उधर पूर्वी क्षेत्र में भारतीय सेना ने लगभग 12 स्थानों से बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश किया। कहां पर? पूर्वी सीमा में। मित्रों, यहां पर जो भी हम पूर्वी सीमा का नाम ले, अगर पूर्वी सीमा का नाम लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये युद्ध जो है, ये कार्रवाई पूर्वी पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है, या वर्तमान बांग्लादेश। ठीक है, वही चूंकि बांग्लादेश को आजाद कराना है, वहां पर तो मारकाट, तांडव, हत्या, बलात्कार का वहां पर दौर चल ही रहा था उस समय। चलिए, तो बांग्लादेश की सीमा में 12 स्थानों से भारतीय सेना ने प्रवेश किया। इसे लगातार, क्योंकि राजधानी की ओर ही मारकाट मची हुई थी, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है ही, तो इसे लगातार ढाका की ओर ही बढ़ना था, क्योंकि संपूर्ण केंद्रित सेना पाकिस्तान की वहीं पर स्थित थी। उधर नौसेना के भारतीय विमानवाहक पोत विक्रांत ने काक्स बाजार, विक्रांत का प्रयोग कहाँ हुआ था मित्रों? काक्स बाजार। ये कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। काक्स बाजार बंदरगाह पर खड़े पाक युद्धपोतों, तेल टैंकर, नौसैनिक अड्डों को नष्ट कर दिया। 5 दिसंबर को पंजाब की ओर बढ़ते टैंकों को भारतीय वायुसेना ने नष्ट कर दिया। भारतीय थल सेना ने पीरगंज व खानपुर पर अधिकार कर लिया। भारतीय नौसेना के खैबर, शाहजहां नामक पाक विध्वंसक तुर्गील और टीपू सुल्तान नामक नौकाओं को नष्ट कर दिया। यहाँ खैबर और शाहजहां नामक ये बड़े युद्धपोत थे, तुर्गील और टीपू सुल्तान ये नौकाएं थीं। ठीक, इसी दिन पाकिस्तान की तीनों सेनाओं का संपर्क अन्य देशों से समाप्त कर दिया। यानी भारतीय सेना ने यहाँ पर जो भी कार्रवाई की, बहुत ही तेजी से कार्रवाई भारतीय सेना ने किया था। 6 दिसंबर को भारतीय वायुसेना के हंटर विमानों ने पाकिस्तान के अटक तेल भंडार तथा सुई के गैस कारखाने में हवाई आक्रमण द्वारा आग लगा दी। पूर्वी मोर्चों पर तेजगांव व कुर्मीटोला के हवाई अड्डे पर पाक सेना को भारी नुकसान पहुंचाया गया। मित्रों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने आपको बताया ना, अगर पूर्वी क्षेत्र का नाम ले लिए तो समझ लीजिए आपकी पूर्वी क्षेत्र का मतलब भी है पूर्वी पाकिस्तान की ओर। भारी नुकसान पहुंचाया। भारतीय हवाई आक्रमण से कराची की सुरक्षा को भारी संकट उत्पन्न हो गया। भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र बांग्लादेश को मान्यता प्रदान कर दी गई।
इसी दिन, किस दिन? 6 दिसंबर को। तारीख आप लोग याद रखिएगा। सामान्य अध्ययन का भी प्रश्न है, सब्जेक्ट का भी प्रश्न है। भारतीय सेना द्वारा बांग्लादेश पर चटगांव, ब्राह्मण, बारिया, अखौरा, भैरम बाजार, चांदपुर व मैनामती कई ओर से आक्रमण किया गया। भारतीय नौसेना के पूर्वी कमांड ने पाकिस्तानी 60 तोप नौकाएं तथा 6 नौजलयानों को नष्ट कर दिया। बहुत से डर कर आगे नहीं बढ़ी। दर्जनों पाकिस्तानी जलयान नकली झंडे लगाकर भागते हुए पकड़े गए। नकली झंडे का मतलब होता है मित्रों, जैसे युद्ध चल रहा है तो हम जो, अगर हमारा युद्ध पाकिस्तान से चल रहा है तो जिस पर वो पाकिस्तान का झंडा हो लगा होगा, हम लोग केवल उसी पर आक्रमण करेंगे। और उसी बीच में अगर कोई अन्य देश का जो है जहाज बीच में फंसा हुआ है, मान लीजिए किसी झंडे पर हमने देख लिया है हमें जापानी झंडा लगा है, सोवियत रूसी झंडा लगा हुआ है और ये अन्य देशों का झंडा लगा हुआ है जिससे हमारा कोई झगड़ा नहीं है, तो ऐसे जलयानों को, ऐसे पोतों को हम लोग नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, तो पाकिस्तान ने भी समझा कि अगर नकली झंडे या दूसरे राष्ट्रों के झंडे का प्रयोग कर लेते हैं तो भागने में आसानी होगी, लेकिन वही है ना, जांच में वो बेचारे पकड़े गए। ठीक, चलिए 7 दिसंबर को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सेना के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर सामरिक श्रेष्ठता प्राप्त की। नौसेना ने पुंछ तथा शंकरगढ़ में तथा पाक बंदरगाहों चलना, खुलना और मंगला को नष्ट करके 2 पाक जलपोत अनवर बख्श और बकीर पर अधिकार करके अपनी परंपरा को बखूबी निभाया। भारतीय थल सेना ने जनरल टिक्का खान को छंब क्षेत्र को खाली कराकर, थल सेना ने जनरल टिक्का खान को छंब क्षेत्र को खाली कराकर मुनव्वर नदी के पास खदेड़ दिया। 8 दिसंबर को भारतीय वायुयानों ने कराची बंदरगाह के तेल भंडारों को नष्ट कर दिया तथा अनेक जलमार्ग एवं महत्वपूर्ण स्थल क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा। भारतीय नौसेना ने पाक जलयानों को नष्ट करने के साथ ही पाकिस्तान की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी। थल सेना ने दुर्गापुर को पाक सेना से मुक्त करा लिया। 9 दिसंबर को भारतीय पनडुब्बी मारक युद्धपोत खुखरी, मित्रों यहाँ देख सकते हैं भारतीय सेना को बहुत बड़ा नुकसान लगा, बहुत बड़ा झटका लगा कि जो पनडुब्बी मारक युद्धपोत हमारा जो था खुखरी, इसको पाकिस्तानी सेना ने 3 टारपीडो के आक्रमण से नष्ट कर दिया। इसमें हमारे कैप्टन महेंद्र नाथ, 18 अधिकारी तथा 176 नौसैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। 10 दिसंबर को जनरल फरमान अली द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति स्थापना हेतु प्रयास किया गया। किसकी ओर से? पाकिस्तान की ओर से। और इसी दिन बांग्लादेश की सेना भारतीय सेना में शामिल हो गई। ठीक है, बांग्लादेश की जो भी सेना थी भारतीय सेना की ओर मिलकर इनकी मदद करने लगी। आखिर हम लोग उनको बचाने गए थे तो साथ देना तो उनका भी फर्ज बनता है, वही उन्होंने किया। 11 दिसंबर को अमेरिकी 7वें बेड़े की एक टुकड़ी इंटरप्राइज के आने की सूचना मिली। इसी कारण पूर्वी कमांड को आदेश दिया गया कि बांग्लादेश की तटीय सुविधाओं को नष्ट कर दिया जाए और इस आदेश से पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई। उधर पाकिस्तान सेना ने आत्मसमर्पण करना प्रारंभ किया। मित्रों यहीं पर जो है आप देख सकते हैं अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को निभाते हुए अपना जो 7वां बेड़ा है जो हिंद महासागर के डियागो गार्सिया में हर समय मौजूद रहता है, तो उसका नाम है 7वें बेड़े का इंटरप्राइज। ये एक परमाणु शक्ति चालित विमानवाहक पोत भी था, परमाणु शक्ति से संपन्न भी था। तो इसको जो है अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए, भारत से लड़ने के लिए भेज दिया था। ठीक है, चलिए अब चूंकि यही वह समय था जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तो युद्ध होता ही, साथ ही तृतीय विश्व युद्ध होने की भी संभावना बढ़ गई थी। अगर यूं मानकर चलिए, अगर जो है जिस तरह अमेरिका पाकिस्तान की मदद करने के लिए अपने परमाणु जलपोतों, परमाणु युद्धपोतों को लेकर आया था, इंटरप्राइज को लेकर आया था, वहीं पर जिस तरह हमारी मदद करने के लिए सोवियत बेड़ा भी चला आया था, वो भी परमाणु शक्ति से संपन्न था। अगर अमेरिका पीछे नहीं हट जाता तो संभवतः तृतीय विश्व युद्ध संपन्न हो सकता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी इसके बारे में, इंटरप्राइज के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे विस्तार से अकेले ही। 12 दिसंबर INF विक्रांत की मार द्वारा चटगांव तथा काक्स बाजार के बंदरगाह पूरी तरह ध्वस्त।
हो गए। पूर्वी क्षेत्र के ढाका के 22 मील उत्तर पूर्व नरहिंदी में 15वीं तथा 39वीं बलूच और 30वीं पंजाब रेजिमेंट के 18 अधिकारी, 13 सूबेदार, 948 सैनिकों को पकड़कर बंदी बनाया गया। किसने बंदी बनाया? भारतीयों ने। लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी को आत्मसमर्पण करके असंख्य पाक सैनिकों को मौत के मुख में बचाने का सुझाव दिया गया। ठीक है। और 13 दिसंबर को भारतीय सेना चारों तरफ से जल, थल एवं दोनों मार्ग से ढाका की ओर बढ़ी, जिसका उद्देश्य ढाका को घेरना था, पाकिस्तान को अन्य देशों की सहायता से अलग कर देना था। अर्थात दो उद्देश्य थे, ढाका को घेर लिया जाए और पाकिस्तान को अन्य देशों से कोई मदद ना मिलने पाए, ऐसा जो है भारतीयों का विचार। भाई जब ढाका को घेर लिया जाएगा तो पाकिस्तान को अन्य किसी देश की मदद मिल ही नहीं पाएगी। ठीक है। 14 दिसंबर को बांग्लादेश में स्थित पाकिस्तानी गवर्नर डॉक्टर AM मलिक ने त्याग पत्र दे दिया। अन्य अधिकारियों ने भयभीत होकर होटलों में शरण ली। भारतीय मेजर जनरल नागरा ने पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के पास आत्मसमर्पण हेतु संदेश भेजा। 15 दिसंबर को लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने अमेरिकी दूतावास के माध्यम से दिल्ली संदेश भेजकर युद्ध विराम की संभावना के संदर्भ में पूछताछ की। भाई पूछ रहे थे कि अगर हम आत्मसमर्पण कर देते हैं तो हमारे साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। अब उनको ये था कि अगर हम आत्मसमर्पण कर दें तो कहीं हमारी हत्या न कर दें, तो इससे अच्छा है कि आत्मसमर्पण करके मार खाने से अच्छा है कि लड़के मारा जाए। तो इसीलिए उन्होंने आत्मसमर्पण की शर्तों को भी उन्होंने पूछा था कि मान लीजिए अगर हम आत्मसमर्पण कर देते हैं तो हमारे साथ कैसा व्यवहार होगा, हमारे सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार होगा। ठीक है। तो यही चीज उन्होंने पूछवाया था अमेरिकी दूतावास के माध्यम से। शाम 5:16 से प्रातः 9 बजे तक ढाका पर बमबारी स्थगित करने का आदेश। पाकिस्तानी सेना की 36वीं तथा 9वीं डिवीजन ने भारतीय स्थल सेना के सामने आत्मसमर्पण करने पर मजबूर हो गई। 16 दिसंबर को मेजर जनरल नागरा के नेतृत्व में 101 संचार उपक्षेत्र तथा पैरा ब्रिगेड के सैनिक प्रातः ढाका पहुंच गए। यहीं पर जो है रेसकोर्ट मैदान में 4:31 पर ढाका के रेसकोर्ट मैदान में विधिवत आत्मसमर्पण की कार्यवाही संपन्न हुई। इसके साथ ही पश्चिमी मोर्चे पर भी श्रीमती गांधी ने युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी। कहने का मतलब जो ये जनरल नियाजी जो थे, इन्होंने जो आत्मसमर्पण किया था ये पूर्वी क्षेत्र में किया था। यहाँ पर चूंकि मुख्य लड़ाई वहीं पर थी, तो वहाँ पर जब आक्रमण जो है क्या बोलते हैं, वहाँ पर जब आत्मसमर्पण कर दिए तो बाकी सारी लड़ाई खुद ही समाप्त हो गई। पश्चिमी सीमा पर भी युद्ध समाप्त हो गया। ठीक। और 17 दिसंबर को पाक राष्ट्रपति जनरल यहिया खान ने विवश होकर पराजय को स्वीकार कर लिया। यहीं पर मित्रों आपको एक चीज हम बता रहे हैं कि जनरल नियाजी अकेले जो है आत्मसमर्पण नहीं किए थे, बल्कि उनके साथ में वो पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भी आत्मसमर्पण किया था, जिन्हें बाद में हम लोग पढ़ेंगे शिमला समझौते में किस तरह जो है श्रीमती गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में जो समझौता हुआ था उसी समझौते में उन्होंने अपने 93,000 कैदियों और जो है कैदियों को उन्होंने छुड़ाया था। ठीक है मित्रों, तब इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी क्षेत्र की कार्रवाई। कभी कभी आप लोगों से अलग अलग पूछ सकते हैं कि पूर्वी क्षेत्र की कार्रवाई का वर्णन कीजिए, वायुसेना की भूमिका का वर्णन कीजिए, नौसेना की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसको हम आप लोगों को अलग अलग जो है वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा देंगे। बाकी अभी तक हम ये जो सैनिक कार्रवाई पढ़ चुके हैं, इसी में जो है लगभग तीनों सेनाओं या तीनों क्षेत्रों की कार्रवाई इसमें समाहित हुई है। भाई इसी में से जो पूर्वी पाकिस्तान में जो पूर्वी क्षेत्र की कार्रवाई है उसको हम लोग कह सकते हैं पूर्वी क्षेत्र की कार्रवाई, या बांग्लादेश की ओर कार्रवाई, या पूर्वी पाकिस्तान की कार्रवाई। अब बाकी वायुसेना ने जहां जहां आक्रमण किया है उसको हम वायुसैनिक कार्रवाई कह सकते हैं, और नौसेना ने जहां जहां आक्रमण किया है उसको हम नौसेना की भूमिका कह सकते हैं। तो यहाँ हम वायुसेना नौसेना की भूमिका भी पढ़ेंगे और जो है पूर्वी क्षेत्र की कार्रवाई भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहे मित्रों। बाकी कोई चीज़ समझ में नहीं आता है आप लोग कमेंट करेंगे। मित्रों ये बात सत्य है कि आप लोग बहुत कुछ हमसे पूछते हैं, लेकिन सारी चीज़ों का हम जवाब नहीं दे पाते। बहुत से बच्चे तो ऐसे भी ये कहते हैं सर इस पर वीडियो बनाइए, इस पर वीडियो बनाइए, लेकिन हम क्या करें, उतना समय ही नहीं है मेरे पास, मिलता भी नहीं समय।
अब ये है कि इफ में इसको एक बार बना लिया जाए, ठीक है। जब एक बार पूरा जो है नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का वीडियो पूरा तैयार हो जाएगा तो उसके बाद जो समय बचेगा मित्रों, उसमें हम आप लोग जो कहेंगे हम सब बनाएंगे। लेकिन अभी भी इसमें जो है आपको ये सत्र तो समाप्त हो ही जाएगा जब तक कि पूरा जो है वीडियो की पूरी कैसेट तैयार ना हो, पूरे क्या बोलते हैं यूट्यूब पर पूरे वीडियोस तैयार ना हो जाए, ठीक है। इसलिए हम चाहकर भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की इच्छाओं की हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, हमें मालूम है, ये हमारी मजबूरी है, ठीक है मित्रों। चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।